तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। तो मेरा प्यारे साथियों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारी जो चंडीगढ़ टीजीटी की पीवाईक्यूज़ की सीरीज चल रही थी, ठीक है। उसमें हम आज जो है 2024 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। चंडीगढ़ के जितने भी प्रीवियस ईयर में पेपर हुए हैं उनको हम सॉल्व कर रहे थे। उसी सीरीज में हम 2024 का एसएसटी का जो है पेपर जो है सॉल्व कर रहे थे। तो दोस्तों, अभी तक हम इस सीरीज में 76 क्वेश्चंस कर चुके हैं। घर पे कुछ आवाज़ बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो उसकी वजह से बाकी का जो एक दो दिन, मतलब आई थिंक एक दिन क्लास अपलोड नहीं हुआ है, उसके लिए हम सॉरी गाइस, ठीक है। तो आज हम 76 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। बहुत ज़्यादा आप लोगों का समय इधर उधर ना वेस्ट कराते हुए मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ, है ना। मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो मुद्दा क्या कहता है? मुद्दा ये कहता है विश्व बैंक के संबंध में गलत कथन का चयन करना है भाई। विश्व बैंक के संबंध में गलत कथन का चयन करना है। तो दोस्तों, हम लोग बाइलिंगुअल चल रहे होते हैं, ठीक है। थोड़ा इंग्लिश का प्रधानता है, आई नो, बट आप लोग मैनेज करके चलिए, क्योंकि अब आप लोग टीचर बनने वाले हैं। तो आते हैं, ऑप्शंस देख लेते हैं। विश्व बैंक के संबंध में गलत कथन बताना है। वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म लोन टू द मेंबर कंट्रीज। विश्व बैंक सदस्य देशों को दीर्घकालिक लोन प्रदान कराता है। क्या ये सही है? क्या ये सही है? हमको इनकरेक्ट बताना है वर्ल्ड बैंक के बारे में। बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कैसे सही है बता देता हूँ दोस्तों। जो वर्ल्ड बैंक है वो लोन प्रोवाइड कराता है, लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड कराता है सभी नेशंस को। किस चीज़ के लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, ठीक है, हेल्थ पे काम करने के लिए, ठीक है, और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। उसके अलावा जो भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं उन सब के लिए विश्व बैंक जो है दीर्घकालिक लोन उपलब्ध कराता है। तो ये सही है, बट हमसे इनकरेक्ट पूछा है, तो ये इसका जवाब नहीं होगा। विश्व बैंक विनिमय दर स्थिरता सुनिश्चित करता है। वर्ल्ड बैंक इंश्योर एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। क्या ये करता है वर्ल्ड बैंक? क्या ये करता है दोस्तों? क्या विश्व बैंक का काम है विनिमय दर को स्थिर बनाए रखना? क्या वर्ल्ड बैंक इंश्योर एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी? नहीं, एकदम नहीं है भाई ये काम। ये गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो एक्सचेंज रेट है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? आईएमएफ के द्वारा किया जाता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, ना कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया जाता है। तो हमसे इनकरेक्ट पूछा है, तो ये हमारा जवाब हो गया पहली बात। तो अब हम बाकी के ऑप्शंस को एक बारी देख लेते हैं कि बाकी के ऑप्शन से हमको क्या सीखने को मिलता है। अगर ऑप्शंस दिए हैं तो ज़रूर उसके पीछे कुछ लॉजिक होगा। तो ये कह रहा है टू प्रोवाइड लोन्स टू प्राइवेट इन्वेस्टर्स बिलोंगिंग टू मेंबर कंट्रीज ऑन इट्स ओन गारंटी। क्या ये काम करता है वर्ल्ड बैंक? क्या ये करता है? क्या सदस्य देशों के निजी निवेशकों को बिलोंगिंग टू मेंबर कंट्रीज ऑन इट्स ओन गारंटी, क्या उनको ऋण उपलब्ध कराता है वर्ल्ड बैंक? बिल्कुल कराता है भाई, ये सी भी सही है। कैसे कराता है बता देता है। वर्ल्ड बैंक का एक इनिशिएटिव है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का एक अफिलिएशन है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, आईएफसी सुना होगा आप लोगों ने, आईएफसी आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, ठीक है। उसमें क्या करता है कि वर्ल्ड बैंक के ग्रुप के साथ जुड़ के जो है सपोर्ट करता है प्राइवेट इन्वेस्टर्स को, सपोर्ट करता है किनको? प्राइवेट इन्वेस्टर्स को, ठीक है दोस्तों, प्राइवेट इन्वेस्टर्स को, ठीक। क्लियर हो गया भाई? आप देख लेते हैं। टू प्रोवाइड लोन मेनली फॉर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। क्या वर्ल्ड बैंक का ये काम है कि वो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के लिए लोन उपलब्ध कराता है? बताओ भाई। मुख्य रूप से उत्पादक गतिविधियों के लिए ऋण प्रदान कराता है वर्ल्ड बैंक। ये भी एकदम सही बात है भाई, ठीक है। मैंने अभी आपको ऊपर बताया, ये स्टेटमेंट का जवाब तो ऊपर भी था। जैसे कि वर्ल्ड बैंक क्या करता है? वर्ल्ड बैंक उन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कराता है जो कि क्या करते हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंश्योर करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। ऊपर भी एक टर्म मैंने आपको ये बताया था,
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रोड्स, पावर के सेक्टर में, ठीक है, एजुकेशन और हेल्थ मैंने पहले भी मेंशन कर दिए। इन सब के केसेस में जब भी काम कर रहा होता है कोई नेशन, तो वर्ल्ड बैंक उसको लोन प्रोवाइड कराने का काम करता है दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 76 क्वेश्चन। तो हमने इनसे कई सारी चीज़ें सीख ली, ठीक है। 77वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ये सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं है कि चंडीगढ़ का टीजीटी का एग्जाम है तो सिर्फ चंडीगढ़ के लोगों को देखना चाहिए। मैं देख रहा हूँ, मैं अभी एक और पेपर का एनालिसिस कर रहा था, ये हिंदी बेल्ट का ही नहीं बल्कि पूरे चाहे हिंदी हो, नॉर्थ ईस्ट हो, हर जगह पे पेपर लगभग सिमिलर ही आ रहा है। मतलब इनके टॉपिक्स जो होते हैं पेपर उठाने के टीजीटी लेवल पे और पीजीटी लेवल पे, वो लगभग सिमिलर हैं भाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत ध्यान से करने चाहिए। मुझे लगता है इससे सबको ही कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। सबको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं एक बाकायदा कमेटियाँ बैठ के बनाती हैं, बहुत अपना दिमाग वमाग लड़ाते हैं वो इसमें, तो हम सबको ही ये देखने चाहिए, ठीक है। 27वां क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द रीजन दैट एमएनसी सेट अप न्यू फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज अक्रॉस वेरियस नेशंस स्पेशली इन कंट्रीज लाइक इंडिया। ये पूछ रहा है क्या कारण है जिसके कारण एमएनसी जो कंट्रीज होती हैं, ठीक है, मल्टीनेशनल जो कंपनीज होती हैं, वो फैक्ट्री और ऑफिसेस सेटअप करती हैं दूसरे देशों में भी जाके, अक्रॉस द वेरियस नेशन, कई देशों में जाके, स्पेशली कंट्रीज लाइक इंडिया, स्पेशली विशेष रूप से भारत जैसी कंट्रियों में। तो उसका क्या कारण होता है, ठीक है, क्या कारण होता है दोस्तों? भाई ये तो कहीं अपने अपने उससे भी कर सकते हैं। चलो देख लेते हैं, ऑप्शंस देख लेते हैं। उत्पादन लागत कम और अच्छे मुनाफे कमा सकें इसलिए क्या? ये सही ऑप्शन है भाई, ये सही लग रहा है मेरे को। बट क्या इससे बेहतर कोई विकल्प है? ये देख लेते हैं। ये सही है भाई। देखो मैं बताता हूँ, प्रोडक्शन कॉस्ट लो हो जाती है इंडिया जैसी कंट्रीज़ में आके, और वो ज़्यादा मुनाफा कमा पाते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल यहाँ रेंट कम है, या मज़दूरों की जो मेहनताना कम है, हर चीज़ तो कम है इंडिया में। अगर अमेरिका से मुकाबला करें या फिर जापान से मुकाबला करें या किसी भी यूरोपियन या अमेरिकन कंट्रीज़ के मुकाबले अगर देखा जाए, तो यहाँ पर रेंट और मेहनताना दोनों ही चीज़ें कम है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम आता है। तो इसीलिए जो है इंडिया में लोग अपने ऑफिसेस और गोडाउन वगैरह बना रहे होते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, समझ गए भाई? चलिए ठीक है, दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। जैसा मैंने कहा, उत्पादन लागत अधिक है और उच्च लाभ कमा सकते हैं। भाई ये तो गलत हो गया ना एक बारी। भाई अगर मान लीजिए कि हाई डेवलप्ड कंट्रीज यहाँ आएंगी तो उनके लिए जो है ना कॉस्ट कम होगी, यहाँ आके कॉस्ट कटिंग होगी, ठीक है। वो जैसे ही कॉस्ट कटेगी तो उनका प्रॉफिट बढ़ता है, इसीलिए तो लगाते हैं। तो ये ऑप्शन गलत है हमारा। उत्पादन लागत अधिक नहीं होती है भाई, कम होती है दोस्तों, ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां देश भर में उपस्थित दर्ज कर सकती हैं। MNCs कैन क्रिएट अ सिग्निफिकेंट प्रेजेंस अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। बताओ तो क्या इसलिए? नहीं भाई, इसकी क्या ज़रूरत है? मतलब इसके लिए आपको पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की क्या ज़रूरत है? कंपनी बनाने की क्या ज़रूरत है? आप ऐसा कर लिए, जैसे फॉर एग्जांपल अलीबाबा है, तो उसने यहाँ पे मतलब कंपनी थोड़ी नहीं बना रखी है, ठीक है। वो चाइना से अक्रॉस द ग्लोब भेज देता है भाई वो, ठीक है, अक्रॉस द ग्लोब भेज देता है वो। जहाँ पे भी आप उनसे चाहे ऑर्डर कर लीजिए, कुछ ना कुछ भेज देंगे। वहाँ की जो क्या कहते हैं ये पोस्ट, ये मतलब डिलीवरी जो ऐप्स होते हैं, डिलीवरी जो कंपनियां होती हैं, उनके माध्यम से वो अपना प्रोडक्ट कहीं से कहीं भी भेज देते हैं। जैसे इंडिया में नहीं है बट वो भेज देते हैं। तो उसके लिए मतलब एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इस्टेब्लिश करने की या ऑफिस या फैक्ट्री बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं और प्रोड्यूस करिए, यहाँ जा ला के सिर्फ गोदाम में ले लीजिए, फैक्ट्री मत बनाइए, तब भी काम चल जाएगा। तो ये भी गलत है भाई। हाँ ये बात सही है कि प्रचार करने के लिए कंपनियां लगाती हैं, तो ये इन्हीं से मतलब एक लेवल पे सही हो सकता है, बट ये ज़्यादा बेहतर विकल्प है अभी तक। उत्पादन लागत कम है और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, ये तो गलत है। कौन नुकसान के लिए भाई कहीं दूसरी जगह कंपनी लगाएगा? तो इन सभी में से हमारा ए जो है वो बेहतर विकल्प है। ये क्या कहता है? प्रोडक्शन कॉस्ट लो हो जाती है, दे कैन अर्न ग्रेट प्रॉफिट। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर देता है, ठीक है। तो 77 का हमारा यही हो जाएगा ए आंसर, ठीक है। अब 78 पे आ जाइए दोस्तों, ठीक है। ये कह रहा है नोमोथेटिक
नोमेथेटिक रेफर्स टू, नोमेथेटिक का क्या तात्पर्य है नोमेथेटिक साहब का? ठीक है, एक एक करके देख लेते हैं। सिद्धांत बनाना, क्या नोमेथेटिक सिद्धांत बनाना है? बताओ भाई। ये सही विकल्प है, अभी मैं बताता हूँ कैसे। क्या कानून बनाना, नोमेथेटिक का मतलब कानून बनाना होता है क्या? ये भी एक तरह सही विकल्प है। तो इसका आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों हो जाएगा। कैसे बताता हूँ। नोमेथेटिक का मतलब होता है, ठीक है, स्टडी जो है वो एम करती हैं, किस चीज़ पे एम करती हैं? ठीक है, वो फॉर्मुलेट करने पे, जनरल फॉर्मुलेट करने पे, किस चीज़ को फॉर्मुलेट करने पे? फॉर्मुलेट थ्योरीज एंड प्रिंसिपल। ठीक है, थ्योरी और प्रिंसिपल बनाती हैं। ठीक है, नेमोथेटिक के अंतर्गत पहला पॉइंट इसका। दूसरा इसका पॉइंट ये कानून बनाना। ठीक है, दूसरा है, ये एक ग्रीक वर्ड है नेमोथेटिक, पहले ये जान लीजिए, ये एक ग्रीक वर्ड है दोस्तों। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है, जिसका ग्रीक जो वर्ड है ना, नोमोस, नोमोस जो है, यहाँ पे समझो इसको, नोमोस, नोमोस एक ग्रीक वर्ड है। ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब ही है लॉ, जिसका मतलब है लॉ। क्या मतलब है जिसका? लॉ, मीनिंग है इसका ये। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है जनरल लॉ स्थापित करना। और भाई जब थ्योरी और प्रिंसिपल बना रहा है वो भी एक तरह के लॉ ही होते हैं, जनरल लॉ इस्टेब्लिश करना इसका उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया? 79 पे चलते हैं, और कुछ है नहीं इसमें एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस लगता है यहाँ शुरू हो रहे हैं। हु सेड द ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ? किसने कहा कि मानव भूगोल अशांत मनुष्य और अस्थिर पृथ्वी के बीच बदलते संबंधों का अध्ययन है? किसने कहा ये? बताइए भाई, बताइए। क्या ये एलएनसी सैंपल ने कहा? क्या ये एलएनसी सैंपल ने कहा है? नहीं, अभी बताऊंगा इन्होंने क्या कहा है, ये किस लिए यहाँ डाले हुए हैं। क्या ये रेड जेल ने कहा है? नहीं। क्या ये कार्ल रिटर ने कहा है? हाँ, ये कार्ल रिटर ने कहा है। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो गया, कांत ने ये नहीं कहा है। अब बता देता हूँ इनका दोनों तीनों का मतलब क्या है। ये जो हैं एलएनसी सैंपल जो हैं, तो 79 का सी आंसर है दोस्तों, रिटेल। इसका क्या मतलब है? जो का ये हैं एलएनसी सैंपल जो हैं, इनको क्या है ना, ये इनका जो काम है ना ज़्यादातर वो इन्वायरमेंट पे मिलता है हमको, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म पे मिलता है, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म पे मिलता है। ठीक है, ठीक है, तो ये जो हैं, इन्होंने जो है, इनका जो काम है वो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म पे है, ना कि, ठीक है, मानव भूगोल और इस पे। ठीक है, और रेड जेल का क्या काम है भाई? इनको फादर कहा जाता है, ही इज़ नोन एज फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी दोस्तों। ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी के फादर कहा जाता है इनको। ठीक है, किनको? रेड जेल को। ठीक है, और इन्होंने थ्योरी डेवलप की, वो कौन सी थ्योरी डेवलप की? इन्होंने भी इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म पे काम किया है, दोस्तों। ठीक है, अब देख लेते हैं रेटेल को क्या है, इनका जवाब जो है सही है वो कैसे है। रेटेल जो हैं ज्योग्राफी को किस तरह डिफाइन करते हैं? इस तरह डिफाइन करते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। ठीक है, तो ये इनका सही आंसर है। और कांत की अगर बात करते हैं तो इनका काम जो है हमको क्लासिफिकेशन ऑफ ज्योग्राफी में ज़्यादा दिखता है, क्लासिफिकेशन ऑफ ज्योग्राफी में ज़्यादा दिखता है दोस्तों। तो बताइए दोस्तों, समझ आया? चारों ऑप्शन से कुछ ना कुछ सीखने को मिला, रिवाइज हुए आपके कॉन्सेप्ट, मज़ा आया? तो ऐसे ही मज़ा आएगा दोस्तों, जुड़े रहिए बस हमारे साथ, आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते रहेंगे, रिवीजन हो जाएगा आपके सारे कॉन्सेप्ट्स का। और वो अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन 80, लेहमैन्स डिसकंटिन्यूटी, लेहमैन्स की असंततता। भाई थोड़ा हिंदी के लिए माफ़ कर देना मेरे को, है।
ठीक है, तो आंतरिक कोर और बाहरी कोर के बीच की सीमा को क्या हम लेमन डिसकंटिन्यूटी कहते हैं? द बाउंड्री बिटवीन इनर कोर एंड आउटर कोर। क्या ये सही है? पहला ही जवाब आप लोगों का सही है, ए ही ठीक है आप लोगों का। ठीक है, द बाउंड्री बिटवीन इनर कोर एंड आउटर कोर, यही सही है। तो आंसर तो हो गया इसका ए। अब हम देख लेते हैं थोड़ा और इसको, है ना। अब हम देख लेते हैं बाकी के ऑप्शन को। मेंटल और कोर के बीच की सीमा क्या कहते हैं? द बाउंड्री बिटवीन मेंटल एंड कोर। बताओ इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं इसको दोस्तों। ठीक है, द बाउंड्री बिटवीन अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट, इसको क्या कहते हैं दोस्तों? द बाउंड्री बिटवीन अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट, इसको कहते हैं कॉनराड डिसकंटिन्यूटी दोस्तों। ठीक है, द बाउंड्री बिटवीन द अपर मेंटल एंड द लोअर मेंटल, इसको क्या कहते हैं दोस्तों? बताओ, अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच की बाउंड्री क्या कहते हैं? ये जो है मेंटल ट्रांजिशन जोन कहलाता है, मेंटल ट्रांजिशन जोन। MTZ। ठीक है, तो इसकी जो डेप्थ होती है वो आप सब पता है आप लोगों को, 660 किलोमीटर के अराउंड होती है। समझ आया? आ गया भाई समझ में? आप बोलें तो मैं सारी की सारी इंपॉर्टेंट डिसकंटिन्यूटीज़ करा दूं, क्योंकि ये ज़रूरी है। बोलिए, अगर आप लोग बोलिए तो मैं करा देता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। यहाँ कर लेते हैं, थोड़ा वो है, देखो लिखूँगा भाई इसी पे मैं। कॉनराड की अगर पढ़ लेते हैं, शॉर्ट में कर लेता हूँ। पहला है कॉनराड। कॉनराड क्या होता है? कॉनराड डिसकंटिन्यूटी क्या है? ये अपर और लोअर क्रस्ट के बीच की बात है, लोअर क्रस्ट के बीच की बात है। कहाँ पे होता है मेनली? ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में होता है। ठीक, सेकंड देख लेते हैं दोस्तों। सेकंड क्या है? मेहरोविक या मोहो जिसको कहते हैं, मोहो डिसकंटिन्यूटी कहाँ है भाई? मोहो डिसकंटिन्यूटी कहाँ होता है? ये क्रस्ट और मेंटल के बीच में होता है। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है दोस्तों? कहाँ पाया जाता है? फिर देख लेते हैं तीसरा, रेपिटी कहाँ पाया जाता है? अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में, अपर एंड लोअर मेंटल के बीच में, लोअर मेंटल के बीच में। ठीक है, इनकी डेप्थ क्या होती है दोस्तों? इनकी डेप्थ होती है 660 से 700 किलोमीटर। फिर उसके बाद में फोर्थ देख लेते हैं, गुटनबर्ग। ये कहाँ मिलता है? मेंटल और आउटर कोर, मेंटल एंड आउटर कोर। ठीक है, इनकी डेप्थ क्या होती है? 2900 किलोमीटर के लगभग। फिर हम फिफ्थ देख लेते हैं। फिफ्थ क्या होता है? लेमन आउटर कोर और इनर कोर, आउटर एंड इनर कोर। इनका डेप्थ लगभग 5150 किलोमीटर। हो गया भाई रिवीजन एकदम तगड़े से। ठीक है, कॉनराड अपर एंड लोअर क्रस्ट बीच में होता है, कॉन्टिनेंटल से उस पर बनता है ये। मोहो कहाँ पे होता है? क्रस्ट एंड मेंटल के बीच में होता है। रेपेटी कहाँ होता है? अपर एंड लोअर मेंटल के बीच में बनता है, 660 से 700 किलोमीटर होता है। गुटनबर्ग कहाँ बनता है? गुटनबर्ग कहाँ बनता है? मेंटल एंड आउटर कोर के बीच में 2900 किलोमीटर। और ये लेमन कहाँ बनता है? आउटर एंड इनर कोर के बाद में 5150। ठीक है दोस्तों, हो गया रिवीजन। चलिए अब 81 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 81st क्वेश्चन हमारा ये रहा दोस्तों। ध्रुवीय प्लायन बल
ध्रुवीय पलायन बल किससे संबंधित है वो बताना है। पोलर फ्लीइंग फोर्स इज रिलेटेड टू, बताना है भाई। क्या ये ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण से संबंधित है? नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये तो भाई अर्थ की तरफ खींचता है, बस अर्थ की तरफ, टूवर्ड्स अर्थ खींच करता है ये, टूवर्ड्स अर्थ। क्या ये टाइड से संबंधित है दोस्तों? ज्वार भाटा, ज्वार भाटा संबंधित है ये। आप लोग जानते हैं टाइड्स किससे, ये ग्रेविटेशनल पुल की वजह से बनती हैं, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन। ठीक है दोस्तों, ना कि ज्वार भाटा से। ठीक है, अब आता है रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो ध्रुवीय पलायन रोटेशन ऑफ द अर्थ से बनता है, ये सी आपका आंसर हो गया। कैसे बनता है वो बता देता है। ठीक है, अर्थ के रोटेशन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होता है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट को पुश करता है दूसरी तरफ। वो क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनता है और वो क्या करता है, पुश करता है क्या, किसी भी ऑब्जेक्ट्स को फ्रॉम पोल्स टुवर्ड द इक्वेटर, पोल से, पोल्स टू इक्वेटर। ठीक है, और यही होता है पोलर ध्रुवीय पलायन बल या फिर पोलर फ्लीइंग फोर्स। ठीक है, तो सी आंसर है इसका दोस्तों। चलिए 83 पे आ जाए, समझ गए ना भाई। अच्छा, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ भी बता दूं। ठीक है, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ भी बता देते हैं। रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ का आप सब जानते हैं, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ के कारण सीजन्स बनते हैं। ठीक है, इसका इससे कुछ लेना देना नहीं है, ऋतुएं बनती हैं। ठीक है, ऋतुएं बनती हैं भाई इसके कारण। ठीक है, द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज लिंक टू साउथ अमेरिका बाय। उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप से किस तरह से जुड़ा हुआ है ये बताना है। क्या एक स्ट्रेट के माध्यम से जुड़ा हुआ है? स्ट्रेट को क्या कहते हैं हिंदी में भाई? जल डमरू मध्य। स्ट्रेट क्या होता है भाई, बता देता हूँ। एक नैरो वाटर बॉडी होती है भाई, ये एक नैरो वाटर बॉडी होती है, बिटवीन सेपरेटिंग टू लैंड मासेस। ठीक है, बिटवीन टू लैंड मासेस, सेपरेटिंग टू लैंड मासेस। ठीक है, सेपरेटिंग टू लैंड मासेस। ठीक, तो ये होता है। तो क्या नॉर्थ अमेरिका और इसको ये जोड़ता है स्ट्रेट? नहीं। कैनाल क्या होती है भाई? कैनाल भी देख लेते हैं दोस्तों। कैनाल क्या होती है बताओ? कैनाल क्या, कैनाल यानी नहर क्या होती है? ये एक आर्टिफिशियल वाटरवे होता है दोस्तों, आर्टिफिशियल वाटरवे होता है। फॉर एग्जाम्पल पनामा कैनाल। चैनल क्या होता है दोस्तों? चैनल क्या होता है? जल संधि क्या होती है? ये एक प्राकृतिक जलमार्ग होते हैं, पर भूमि को किसी तरह नहीं जोड़ते हैं। नेचुरल वाटरवेज होते हैं ये। अब देखते हैं इस्तुमस। तो अभी तक ये तीनों ही आपके जवाब नहीं हैं। इस्तुमस क्या होता है? इस्तुमस क्या होता है दोस्तों? बूढ़ क्या है यार ये हिंदी में? बूढ़म रू मध्य क्या होता है? तो ये जो इस्तुमस होता है ये क्या होता है? ये दो लैंड मासेस को कनेक्ट करता है,
कनेक्ट करता है दोस्तों। ठीक, ये हमारा सही जवाब है दोस्तों। कितना टाइम हो गया यार, बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं ले रहे हैं हम लोग, हो जाएगा मुझे लगता है। 83rd का बताओ दोस्तों। 83rd क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। नॉट करेक्टली मैच पूछा है भाई, पहले तो इसको अंडरलाइन कर लो ससुरे को। ज़्यूज़ैन हवा, क्या ज़्यूज़ैन हवा होती है? ज़्यूज़ैन विंड, पवन, क्या होते हैं भाई ज़्यूज़ैन? ज़्यूज़ैन हवा नहीं होती है दोस्तों, ये क्या होता है? ये एक स्थल आकृति है, स्थल आकृति है, ठीक है, या फिर लैंड फॉर्म है, लैंड फॉर्म है जो किससे बनती है? क्रिएटेड बाय पवन अपर्दन, पवन अपर्दन, या फिर अरे हवा के इरोजन के कारण जो बनती हैं, ठीक है, उन्हीं को कहते हैं हम ज़्यूज़ैन। ठीक है, ठीक है। और ये क्या है? इंसलबर्ग। इंसलबर्ग क्या होते हैं? क्या ग्लेशियर्स होते हैं? नहीं, ग्लेशियर्स नहीं होते हैं, और ये विंड नहीं होते। ये क्या होते हैं? लैंड फॉर्म्स होते हैं जो कि इरोजनल बनती हैं डेजर्ट एरिया में। इंसलबर्ग ग्लेशियर्स नहीं होते हैं, बताया मैंने जैसे आपको। तो ये क्या होते हैं? ये इंसलबर्ग क्या होते हैं दोस्तों, बताओ। इंसलबर्ग भी एक तरह के लैंडफॉर्म्स ही होते हैं, पर ये वेदरिंग और विंड इरोजन के कारण बनते हैं, विंड इरोजन। इंसलबर्ग शुष्क क्षेत्रों में अपक्षीय एवं पवन अपर्दन से बनते हैं, हिमनदों से नहीं, ये हिमनदों से नहीं बनते हैं। ठीक है। मोराइन क्या होते हैं भाई? मोराइन क्या होता है भाई? मोराइन या हिमनद क्या होते हैं? ग्लेशियर्स होते हैं क्या ये? बिल्कुल, ये सही है, सी सही है। ये क्या होता है मैं बता देता हूँ। मोरेन्स डिपॉजिट्स होते हैं जो कि ग्लेशियर्स के द्वारा छोड़ दिए जाते हैं, ग्लेशियर्स द्वारा छोड़े गए डिपॉजिट्स। ठीक है। मलबे, अवसाद। ठीक है। कैनियन क्या होते हैं दोस्तों? कैनियंस डीप वैलीज होती हैं, डीप वैलीज होती हैं जो किसके द्वारा बनाई जाती हैं दोस्तों? रिवर्स के द्वारा। हिंदी में अगर बता दूं तो कैनियन नदियों के अपर्दन से बनी गहरी घाटियां होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? गहरी घाटियां होती हैं भाई कैनियंस। 84th पे आ गए इस तरह से हम दोस्तों। 84th क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन है, तो इसका देख लिया ना आपने, सी आंसर था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक का उदाहरण नहीं है। बताओ निम्न में कौन सा रूपांतरित चट्टान नहीं है? बताओ भाई। नहीं पूछा है दोस्तों, नॉट। क्या क्वार्टजाइट नहीं है? ये है, बिल्कुल है, ये मेटामॉर्फिक रॉक है। क्यों? क्योंकि ये सैंडस्टोन से बनते हैं, सैंडस्टोन से बनते हैं दोस्तों ये। ठीक है। क्वार्टजाइट मेटामॉर्फिक रॉक हैं जो कि सैंडस्टोन से बनते हैं। क्या जेनेसिस नहीं है? क्या नीस नहीं है? सॉरी, जेनेसिस पढ़ दिया। क्या नीस नहीं है? ये भी एक मेटामॉर्फिक रॉक है। ये हाई प्रेशर में बनता है, हाई प्रेशर में बनता है, अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये हाई प्रेशर और टेम्परेचर में बनने वाला एक रॉक है। ठीक है, तो ये हो गया मेटामॉर्फिक। क्या ग्रेनाइट नहीं है दोस्तों? क्या ग्रेनाइट नहीं है? ग्रेनाइट नहीं है क्योंकि एक इग्नियस रॉक है दोस्तों। तो ये हमारा सी आंसर हो गया इसका।
क्या सिस्ट, सिस्ट किस टाइप का है, सिस्ट का भी देख लेते हैं। सिस्ट ऑफकोर्स सिस्ट भी वही होगा, ठीक है। सिस्ट इज अ मेटामॉर्फिक रॉक रिच इन मिका, ये मिका रिच मेटामॉर्फिक रॉक होता है भाई, ठीक है। ये मेटामॉर्फिक रिच वो होता है दोस्तों। तो क्या मैं आप लोगों को इग्नियस के कुछ वो बता दूं एग्ज़ाम में टिक, इग्नियस का ये याद रखिए, ग्रेनाइट एंड बसाल्ट, ठीक है। और सेडिमेंट्री, यार ये दिख नहीं रहा, इसको चेंज कर लेते हैं, इसको येलो करते हैं, ठीक है। इसका क्या होता है, सैंडस्टोन एंड लाइमस्टोन। और फिर तीसरा मेटामॉर्फिक, ये ससुरा अपना रेडी, ठीक है। मार्बल, क्वार्टजाइट, नीस, सीस्ट और स्लेट, तो भाई रेडी आ जा, ठीक है। अगले पे चलें 85th क्वेश्चन पे दोस्तों। 85th क्वेश्चन को देख लेते हैं थोड़ा सा। तो 85th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन वायु की अस्थिरता को नहीं बढ़ाता है, निम्नलिखित में से कौन वायु की अस्थिरता को नहीं बढ़ाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट इन्हेंस द इंस्टेबिलिटी ऑफ द ईयर, कौन सा बताओ। क्या वो रेडिएशन है, क्या वो हीटिंग, क्या वो किसी गर्म सतह से ऊपर की ओर, गर्म सतह से नीचे से, क्या है यार ये, एक सेकंड देख ले दो मेरे को। हाँ, गर्म सतह से नीचे से वायु को गर्म करना। क्या हीटिंग एन ईयर मास फ्रॉम बिलो ओवर अ वार्म सरफेस है, हीटिंग एन ईयर मास फ्रॉम बिलो एज इट पासिस ओवर द वार्म सरफेस, क्या ये है, क्या ए आंसर है इसका। नहीं, नहीं, तो क्या क्या कारण है, क्यों नहीं है। इसमें पूछा क्या, निम्नलिखित में से कौन वायु की अस्थिरता को नहीं बढ़ाता है, कौन सा है जो वायु की इंस्टेबिलिटी को नहीं बढ़ाता है। तो ये तो बढ़ाता है, जैसे ही वार्म ईयर जो है राइज करती है, वार्म ईयर राइज करती है, इंक्रीज करती है एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी को, ये तो जो है अस्थिरता को बढ़ाती है। पहला जो ऑप्शन है हीटिंग एंड ईयर मासेस, उसमें पूछा नहीं बढ़ाता है, ठीक है। क्या रेडिएशन फ्रॉम अर्थ, रेडिएशन ऑन अर्थ सरफेस आफ्टर सनसेट, क्या ये बढ़ाता है। सूर्यास्त के बाद पृथ्वी की सतह से विकिरण, नहीं ये भी नहीं बढ़ाता है। कैसे, आफ्टर सनसेट अर्थ लॉसेस हीट बाय रेडिएशन विच लीड्स टू कूलिंग एंड स्टेबिलिटी रादर देन इंस्टेबिलिटी, तो ये स्टेबिलिटी को बढ़ाता है ना कि इंस्टेबिलिटी को, ठीक है। ये स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। सूर्यास्त के बाद पृथ्वी विकिरण द्वारा ऊष्मा खोती है जिससे वायु ठंडी होकर अधिक स्थिर हो जाती है, तो ये स्थिरता को बढ़ा रहा है। सी देख लेते हैं एक बार दोस्तों, रेडिएशन ऑन कूलिंग ऑफ अर्थ सरफेस आफ्टर सनसेट, ठीक है। आफ्टर सनसेट, सूर्यास्त के बाद पृथ्वी की सतह का विकिरणीय शीतलन, कूलिंग मेक्स द लोअर ईयर डेंसर एंड सप्रेसेस वर्टिकल मोशन इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी, तो ये स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। तो हमारे बी और सी आंसर एक जैसे हैं। ये पूछ रहा है कि जो बढ़ाता नहीं है, डजंट, ठीक है। तो ये भी इंस्टेबिलिटी को नहीं बढ़ाता, ये भी नहीं बढ़ाता, ये स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं दोनों। तो शीतलन के कारण निचली वायु अधिक घनी हो जाती है और ऊर्ध्वाधर गति रुकती है जिससे वायुमंडल अधिक स्थिर हो जाता है, ठीक है। तो अभी के लिए हमारा ये बेहतर आंसर है, हालांकि स्टेटमेंट ये भी ठीक है, ये भी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है, ठीक है। इंटेंस सोलर हीटिंग इन द लोअर मोस्ट एटमोसफियर, ये क्या करता है, ये करता है इंस्टेबिलिटी को, ये भी बढ़ाता है, ये इंस्टेबिलिटी को बढ़ा रहा होता है। स्ट्रॉन्ग सोलर हीटिंग कॉजेज कन्वेक्शन एंड इंक्रीजेज स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी, तीव्र सौर ताप संवहन को बढ़ाता है और वायुमंडलीय अस्थिरता में वृद्धि करता है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो बी और उसमें ना मतलब ये है, हालांकि सी इसका सही आंसर माना गया था जब बाद में माना गया था तो, ठीक है।
चलिए भाई दोस्तों 86 पे आ गए हम। इस तरह से हम दोस्तों घूमते फिरते 86 क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। सॉरी ये क्वेश्चन कटा हुआ है और मैं आपको इसको पढ़ के सुना दूंगा, आप चिंता मत करिए। सारे ऑप्शंस भी पढ़ दूंगा और ये भी पढ़ दूंगा। हाँ, ये ना हमारा 86 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित है? वो चोटी बतानी है जो भारत में स्थित है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पीक इज लोकेटेड इन इंडिया? बताओ भाई, क्या मकालू है? क्या मकालू है? क्या मकालू है भाई? नहीं, ये कहाँ है भाई? ये नेपाल और चाइना, नेपाल और चाइना वाला जो तिब्बत है वहाँ है। नेपाल एंड चाइना में जो तिब्बत है उसमें है। इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? इसकी ऊंचाई है 8485 मीटर। ठीक है दोस्तों। तो ये नेपालू कहाँ है? नेपालू जो है नेपाल और चीन का वाला जो तिब्बत है उसमें है। क्या धौलागिरी है? ये पूरी तरह से नेपाल में है दोस्तों, पूरी तरह से नेपाल में है। और इसकी हाइट कितनी है दोस्तों? इसकी हाइट जो है 8167 मीटर है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ठीक है, हाँ 8167 मीटर है। अन्नपूर्णा, क्या अन्नपूर्णा भारत में है दोस्तों? देखो नाम से बच्चा खा जाओगे। ये हिमालयन पीक कहाँ है? सेंट्रल नेपाल में है दोस्तों। कहाँ है? सेंट्रल नेपाल। ठीक है, तो हमारा जवाब इसका डी हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को पता ही है कि हमारी जो इंडिया की हाईएस्ट पीक है वो कंचनजंगा है दोस्तों। कंचनजंगा है जिसकी हाइट कितनी है? लगभग 8586 मीटर। और ये नेपाल और इंडिया बॉर्डर पे है। नेपाल, इंडिया नेपाल बॉर्डर। K2 जो है इंडिया का हाईएस्ट पीक है, जो कि पुरानी बुक्स में दिया हुआ है, ओल्डर बुक्स में। बट अभी जो है ये, हालांकि एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, बट अभी ये पाकिस्तान ओन टेरिटरी में आ रहा है। ठीक है दोस्तों। तो इसमें से उपरोक्त में से कोई नहीं। 87 पे आ जाओ दोस्तों। 87 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। सत्य कथन पहचानना है भाई। अपक्षीय और अपर्दन दोनों गतिशील प्रक्रियाएं हैं। अपक्षीय और अपर्दन दोनों गतिशील है। इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। वेदरिंग एंड इरोजन बोथ आर डायनेमिक प्रोसेसेस। क्या ये सही बात है? नहीं, इसमें क्या है? इरोजन तो डायनेमिक है, इरोजन तो डायनेमिक है। ठीक है, इरोजन तो डायनेमिक है, क्योंकि ये क्या है? क्योंकि डायनेमिक क्यों है ये इसलिए डायनेमिक है क्योंकि ये मूवमेंट इंक्लूड करता है। ठीक है, मटेरियल का जब होता है। ठीक है, वेदरिंग जो है इन सेटू है। वेदरिंग इन सेटू प्रोसेस है, इसमें किसी तरह का मूवमेंट शामिल नहीं हो रहा होता है। वेदरिंग नीड्स नॉट इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ सेडिमेंट्स। क्या ये सही है? अपक्षय में तलछट की गति शामिल नहीं होती है। वेदरिंग नीड्स नॉट इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ सेडिमेंट्स, अभी मैंने ऊपर बताया ये सही स्टेटमेंट है, तो इसका बी हो जाएगा। वेदरिंग इज अ ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स। वेदरिंग क्या होती है? वो ब्रेक डाउन होता है। हिंदी में बताता हूँ, रुक जाओ। ब्रेक डाउन होता है दोस्तों, ब्रेक डाउन होता है ओरिजिनल प्लेस से विदाउट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सेडिमेंट। ठीक है, ओरिजिनल जगह से जो ब्रेक डाउन हो जाए, जो टूट फूट हो रही होती है ऑक्सीजन वगैरह और एयर वगैरह कॉन्टैक्ट मारने से, उसी को वेदरिंग कहता है। ठीक है, अपक्ष में चट्टानों की उसी स्थान पर विघटन होता है तथा तलछट का परिवहन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों। तो यही है। फिर हमारा जो है, हमको देखना है क्या? एक मिनट दो दोस्तों। एक मिनट देना दोस्तों, है ना, मैं यहीं पे
काम। हाँ सॉरी दोस्तों, तो हमने दो ऑप्शन डिस्कस कर लिए। थर्ड हमारा डेब्रीज फ्लो डजंट अकर इन द प्रोसेस ऑफ इरोजन। अपक्ष में तलछट की गति शामिल नहीं होती है, ये तो गलत स्टेटमेंट है यार। ठीक है, डेब्रीज फ्लो इज अ टाइप ऑफ मास मूवमेंट, आप सब जानते हैं यार। डेब्रीज फ्लो मतलब उसकी गति, उसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रही है यार। ठीक है, अपने आप में बता रहा है, मास मूवमेंट होता है इसमें। ठीक है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, ये एक इरोजनल प्रोसेस है, ये भी जान लो। ठीक है, और इसमें जो है डाउन हिल मूवमेंट में रॉक फ्रैगमेंट्स हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो ये मास वेस्टिंग भी है, ये वृद्ध क्षरण है। ठीक है, नन ऑफ द अबव को क्या ये एक्सप्लेन करना है दोस्तों। ठीक है, अब 88 पे आ जाते हैं दोस्तों, थोड़ा जल्दी करें। अब 88 देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट बताना है भाई। व्यापारिक पवन स्थायी पवन का उदाहरण है, और ये मध्य अक्षांश क्षेत्र में, यहीं पे गलत हो गया ये। ठीक है, ट्रेड विंड्स आर परमानेंट विंड्स एंड फ्लो इन मिड लैटिट्यूड रीजन, क्या ये सही है? व्यापारिक पवन स्थायी पवन है। ट्रेड विंड्स आर परमानेंट विंड्स बट दे ब्लो इन द ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, ये कहाँ पे बहते हैं? ट्रॉपिकल में बहते हैं। ठीक है दोस्तों, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में बहते हैं, कहाँ पे? 0 to 30 डिग्री के अक्षांश पे बहते हैं, ना कि मध्य अक्षांश पे। लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज आर एग्जाम्पल ऑफ सीजनल विंड। लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज आर एग्जाम्पल ऑफ सीजनल विंड, क्या ये सही है? नहीं, ये सीजनल नहीं, ये लोकल विंड्स होती हैं दोस्तों, लोकल विंड्स होती हैं, ये स्थानीय पवनें हैं। ठीक है, स्थानीय पवन। ठीक है, सी देख लेते हैं। वेस्टर्लीज विंड्स आर परमानेंट विंड्स एंड फ्लो इन द मिड लेटीट्यूड रीजन्स, क्या ये सही है? एकदम सही रीजन बात है ये। वेस्टर्लीज आर परमानेंट, ये परमानेंट होती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और क्या है ये 30 to 60 डिग्री के उसमें बहती हैं क्या, अक्षांशों के बीच में, ये भी सही बात है, सी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसका लास्ट। पोलर विंड्स ब्लो फ्रॉम मोस्टली आइस कैप्ड एरियाज टू हाई लेटीट्यूड एरियाज, क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि जो पोलर विंड्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो क्या करती हैं दोस्तों, वो क्या करते हैं पता है? पोल से किस तरफ चलती हैं? पोल्स टू सब पोलर रीजन की तरफ जाती हैं, सब पोलर रीजन की तरफ, जहाँ पे लो प्रेशर होता है। ठीक है, 60 डिग्री लैटिट्यूड के अराउंड की तरफ पड़ जाती हैं। ठीक, अगर मैं थोड़ा सा इसका आपको बता दूं एक बारी, तो ट्रेड विंड्स क्या होती हैं? ट्रेड विंड्स कहाँ से कहाँ तक बहती हैं? ट्रेड विंड्स 0 to 30 डिग्री से उस पर होती हैं। वेस्टर्लीज कहाँ से कहाँ होती हैं? वेस्टर्लीज कहाँ है? 30 to 60 है। और ये हमारा जो पोलर ईस्टर्लीज हैं, पोलर ईस्टर्लीज, ठीक है, पोलर ईस्टर्लीज कहाँ है? 60 to 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ये आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान दे दिया गया हमारी तरफ से। आई होप हेल्प करेगा आप लोगों की, और आप लोग माइंड नहीं करेंगे। पहले तो बताओ कितना टाइम हो गया है। ओहो, खींचना पड़ेगा मामला, मतलब हमको देखना है। असर्शन और रीजनिंग वाला सवाल है। असर्शन क्या है? मेडिटेरियन रीजन्स हैव बीन इनहेबिटेड फ्रॉम अर्ली पीरियड इन हिस्ट्री। कथन क्या है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र इतिहास के प्रारंभिक काल से बसा हुआ है, तो क्या ये सही है? दूसरा स्टेटमेंट रीजन क्या दिया है?
रीजन दिया हुआ है, मैदानी क्षेत्र फसलों के उत्पादन तथा सड़कों और उद्योगों के निर्माण के लिए अनुकूल है। प्लेन एरियाज आर फेवरेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड टू बिल्ड रोड्स एंड इंडस्ट्रीज। तो ये तो सही है भाई दोस्तों, ये तो सही है। क्या ये सही है? एक बार ये देख लेते हैं फिर से। मेडिटेरियन रीजन्स हैव बीन इनहैबिटेड फ्रॉम अर्ली पीरियड इन द हिस्ट्री। क्या ये सही है? ये भी सही है। तो हमारा जवाब देख लेते हैं। ओनली ए इज़ करेक्ट। नहीं भाई, ये तो हो नहीं सकता। बोथ ए एंड आर ट्रू इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, देखो वो उसकी बात कर रहा है, मेडिटेरियन हिस्ट्री से जोड़ रहा है या प्लेन्स की बात कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो डिफरेंट चीज़ें हो गई, तो इसका डी आंसर है दोस्तों, इसका डी आंसर है। अब मैं एक्सप्लेन कर दूँ इसको, नहीं चाहिए एक्सप्लेनेशन? देखो, इन मेडिटेरियन रीजन के बारे में आप लोगों ने सबने पढ़ा है कि उसका जो वो हवा पानी था वो फेवरेबल रहा है हमेशा से, फर्टाइल सॉइल रही है, फेवरेबल क्लाइमेट रहा है, एक्सेस टू सी था, ट्रेड रूट्स था, तो इन कारणों से वो ऐतिहासिक रूप से बसा हुआ था हमेशा से ही। ठीक है, जब हम इन दोनों को देखते हैं जोड़कर, तो जबकि हम दोनों को देखते हैं तो ये फेवरेबल क्लाइमेट और फर्टाइल लैंड्स की वजह से होता है। ठीक है, और वो जो है मैंने आप लोगों को बता दिया कि प्लेन में जो है वो बात कर रहा है दूसरी चीज़ की। तो मेडिटेरियन का कारण देख लेते हैं, मेडिटेरियन में कौन कौन सी सिविलाइजेशंस बसी वो देख लेता हूँ। मेडिटेरियन में कौन कौन सी सिविलाइजेशन हमको देखने को मिलती हैं? ग्रीक, रोमन, इजिप्ट, ठीक है, और ये फोनीशियन, एक फोनीशियन भी रहा है। तो ये चार जो बड़ी सभ्यताएं हैं, सबसे पुरानी जो सभ्यताएं मानी जाती हैं वो बसी हैं यहाँ पे। रीजन क्या था? फर्टाइल लैंड था, मेडिटेरियन क्लाइमेट था, सी ट्रांसपोर्ट था, समुद्री परिवहन और ट्रेड व्यापार। 90th क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, थोड़ा फैला हुआ था क्वेश्चन। नहीं दोस्तों, कोशिश तो हमारी है कि आप लोगों के लिए अच्छी चीज़ें लेके आ ही जाएँ। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग? कोऑपरेटिव फार्मिंग की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल एट द चीपर रेट्स। क्या प्रोडक्ट चीपर रेट्स पे अवेलेबल होते हैं इसमें? नहीं पूछा है ना, तो ठीक है। बिल्कुल, जो कोऑपरेटिव फार्मिंग होती है वो कॉस्ट को कम कर देती है। किस तरह से कम कर देती है? ठीक है, क्योंकि उसमें जो है सब लोग मिल के करते हैं, जिससे कि कॉस्ट जो है कम हो जाती है, कलेक्टिव हो जाती है, जो है परचेजिंग जो है, इनपुट्स इफ़िशिएंट यूज हो जाता है रिसोर्सेज का, तो इसीलिए ये सही है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हेल्प फार्मर्स। कोऑपरेटिव सोसाइटी हेल्प करती हैं, बिल्कुल हेल्प करती हैं, तभी वो कोऑपरेटिव कहलाती हैं। ठीक है, कोऑपरेटिव का सहकारी समितियाँ होती हैं, किसानों को ऋण देती हैं, किसानों को ऋण देती हैं, बीज देती हैं, उर्वरक देती हैं, मशीनरी देती हैं, भंडारण और वितरण सुविधाएँ देती हैं, तो ये भी सही है। ठीक है, इंट्रोड्यूस इन मैनी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज सच एज डेनमार्क, नीदरलैंड, ये भी सही है भाई। ठीक है, कोऑपरेटिव फार्मिंग हैज़ बीन सक्सेसफुली प्रैक्टिस्ड इन कंट्रीज लाइक डेनमार्क एंड नीदरलैंड्स, तो ये भी सही है दोस्तों। हमको नॉट करेक्ट पूछा था। गवर्नमेंट फिक्सेस टारगेट टू द क्रॉप एंड परचेज इट ऑन द प्री डिफाइंड प्राइजेस, नहीं ये गलत है भाई, ये गलत है दोस्तों। कैसे गलत है ये जो आपने यहाँ पे लिख रखा है ना, वो स्टेट फार्मिंग की बात लिखी हुई है, जबकि हम बात कर रहे हैं किसकी? कलेक्टिव फार्मिंग की, जिसमें क्या होता है, जिसमें सरकार का कुछ लेना देना नहीं होता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं आपको ज्ञान दे दूँ, यहाँ पे थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूँ। मैं बता देता हूँ आपको कोऑपरेटिव और कलेक्टिव। कोऑपरेटिव पहला, ये फार्मर्स जो हैं लैंड के ओनर होते हैं, यहाँ पे फार्मर्स लैंड ओनर होते हैं, लैंड ओनर। यहाँ पे क्या होता है? लैंड जो है वो कंट्रोल की जाती है स्टेट के द्वारा, लैंड ओन्ड बाय, लैंड जो है कंट्रोल या ओन होती है स्टेट द्वारा। सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, मैनेजमेंट इज कोऑपरेटिव। ठीक है, मैनेजमेंट जो है कोऑपरेटिव होता है, किसान प्रबंधन सहकारी समितियों के पास होता है। मैनेजमेंट इज कंट्रोल बाय
गवर्नमेंट होता है इसका, गवर्नमेंट, और यहाँ पे जो है कोऑपरेटिव के द्वारा होता है। ये दो बड़े डिफरेंस हैं इनमें दोस्तों, ठीक है। चलिए फिर से एक असेसन रीजनिंग का सवाल आ रहा है। इसमें दिक्कत ये हो जा रही नहीं, बहुत लंबा हो जा रहा है सवाल। क्या दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों? चलो ठीक है। माइनिंग इज इंक्लूडेड इन प्राइमरी एक्टिविटी, असर्शन है ये, माइनिंग इज इंक्लूडेड इन प्राइमरी एक्टिविटी। ये क्या, ये सही है? क्या ये सही है दोस्तों? बिल्कुल सही है। माइनिंग जो है वो पार्ट है किसका? प्राइमरी एक्टिविटी का। रीजन क्या दिया हुआ है दोस्तों? रीजन क्या दिया हुआ है? प्राथमिक गतिविधियां पृथ्वी के एक मिनट, रीजन दिया हुआ है प्राइमरी एक्टिविटी यूटिलाइज अर्थ रिसोर्सेज सच एज लैंड, वाटर, वेजिटेशन, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड मिनरल्स, दस द प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज आर ऑब्टेन्ड डायरेक्टली फ्रॉम नेचर। तो रीजन क्या है? प्राथमिक गतिविधियां पृथ्वी के संसाधनों जैसे भूमि, जल, वनस्पति, निर्माण सामग्री एवं खनिज आदि का उपयोग करती है, अर्थात इनके उत्पाद एवं सीधे प्रकृति से प्राप्त होते हैं। तो बोथ चाहिए और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ढूंढो अब ये कहाँ है जवाब। बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है तो उसको इसका आंसर सी हो गया मेरे भाइयों। ठीक है 91 पे आ जाओ, अब 92 पे, सॉरी 92 पे आ जाओ, 92 पे आ जाओ दोस्तों। इसमें यार एक्सप्लेन करने के लिए कुछ था नहीं, बहुत फुद्दू सा सवाल है। माइनिंग यार प्राइमरी एक्टिविटीज़ का पार्ट है, और जो भी चीज़ें भूमि से डायरेक्ट ली जा रही हैं उनको हम प्राइमरी उसमें रखते हैं गतिविधियों में। अब इसमें क्या एक्सप्लेन करूँ मैं, बताऊँ? बहुत बहुत मतलब बेसिक सवाल था। ठीक है 92 द नंबर ऑफ फार्मर्स पर यूनिट एरिया ऑफ फार्मलैंड इज नॉन एज। कृषि भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में किसानों की संख्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताओ? एग्रीकल्चर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, वर्किंग डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, द नंबर ऑफ फार्मर्स पर यूनिट एरिया ऑफ फार्मलैंड इज नॉन एज। जवाब तो मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को। ठीक है एग्रीकल्चर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। वर्किंग डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है? ऐसी कोई टर्म नहीं होती है, फुद्दू बात है फ्री में। एग्रीकल्चर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन होता है क्या इसका? बिल्कुल, इसका भी आंसर है। इंडस्ट्रियल डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन होता है क्या? किसानों से कुछ लेना देना नहीं। रूरल डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन होता है क्या? भाई ये रेफर करता है मतलब कितने लोग ग्रामीण रह रहे हैं, रूरल लोगों के बारे में है ये, फार्मर्स के बारे में नहीं। तो इसका भी आंसर है दोस्तों। 93 पे आ जाओ दोस्तों। माड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश के किस भाग में पाई जाती है? बताओ भाई। यार एक दो चीज़ें बता दूँ क्या मैं ऊपर वाले में? बहुत जल्दी भी नहीं भगाना चाहिए। ठीक है एक दो चीज़ें बता देता हूँ दोस्तों। देखो अर्थमेटिक डेंसिटी होती है एक, अंकगणितीय घनत्व क्या होता है? ये होता है टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। ठीक है ये होता है हमारा अंकगणितीय या अर्थमेटिक डेंसिटी। एक होता है फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। फिजियोलॉजिकल डेंसिटी या कार्यक या फिजियोलॉजिकल डेंसिटी क्या होता है? टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय कल्टीवेबल लैंड, टीपी डिवाइडेड बाय कल्टीवेबल लैंड। ठीक है तो ये होती है फिजियोलॉजी। एग्रीकल्चरल डेंसिटी में आपको बता दिया, फार्मर्स डिवाइडेड बाय कल्टीवेबल लैंड। ठीक है फार्मर्स डिवाइडेड बाय कल्टीवेबल लैंड। 93 देख लेते हैं दोस्तों, बहुत ज्ञान दे दिया। माड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश के किस भाग में पाई जाती है बताइए? माड़ सॉइल इज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? बताइए दोस्तों। क्या ये उत्तर दक्षिण प्रदेश में मिलता था? दक्षिणी उत्तर प्रदेश में मिलता है? क्या ये साउदर्न उत्तर प्रदेश में मिलता है दोस्तों? बता देता हूँ, आप लोग बताना फिर कहाँ मिलता है। ये जो है पाई जाती है कहाँ पे? माड़ कहाँ पाई जाती है? ये बुंदेलखंड वाले रीजन में पाई जाती है, बुंदेलखंड वाले रीजन में दोस्तों, और विंध्यान के रीजन में।
अब बताओ ये साउथ इंडिया, साउथ यूपी में आता है क्या? बताओ यूपी वाले दोस्त मेरे। बिल्कुल ये साउदर्न उत्तर प्रदेश में आता है, तो इसका ए आंसर हो जाएगा। नॉर्दर्न इंडिया में, नॉर्दर्न उत्तर प्रदेश में कौन सा सॉइल पाया जाता है? अब बता देता हूँ, क्योंकि यूपी में भी कई वो आ रहे हैं ना हमारे एग्ज़ाम्स, तो जान लीजिए। यहाँ पे फर्टाइल एल्यूवियल एल्यूवियल सॉइल पाया जाता है दोस्तों नॉर्दर्न उत्तर प्रदेश में। हिंदी में अगर मैं इसको लिख दूँ तो उपजाऊ जलोढ़ मृदा पाई जाती है भाई। उपजाऊ जलोढ़ मृदा पाई जाती है नॉर्दर्न में। ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में क्या पाया जाता है भाई? ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में बताओ जरा। तो यहाँ पे जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जलोढ़। ठीक है, यहाँ जलोढ़ पाई जाती है। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश बताओ भाई। यार ये तो सबसे मतलब इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए जाने वाला क्षेत्र है यूपी का। बताओ भाई, ये फर्टाइल एलुवियल सॉइल पाई जाती है यहाँ पे। यहाँ पे कौन सी पाई जाती है? उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, उपजाऊ जलोढ़। सबसे ज़्यादा हरित क्रांति का असर यहीं हुआ है, जलोढ़ उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो ऑफकोर्स। और थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि यूपी में इलेक्शन वो सॉरी एग्ज़ाम्स हैं। ठीक है बता देता हूँ, ठीक है बता देता हूँ। कहाँ बताऊँ? यहीं पे। तो जलोढ़ मिट्टी ईस्टर्न एंड वेस्टर्न में। ठीक है, ऐसे याद कर लो। अलूवेल कहाँ पे? ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। माड़ ये बता ही दिया आपको, माड़ बुंदेलखंड और साउदर्न। ठीक है। रेड सॉइल, रेड कहाँ पाया जाता है? रेड जो विंध्यान प्लेट्यू, विंध्यान प्लेटू में पाया जाता है, विंध्या क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, कवर 94 पे आ जाए। बस 94 हो गया है लगभग, 94 पे आ जाइए दोस्तों। 94 क्या करा है? 94 क्या कह रहा है दोस्तों? विच डेजर्ट इज कॉल्ड द डेजर्ट ऑफ डेथ? किस रेगिस्तान को मौत का मरुस्थल कहा जाता है दोस्तों? बताओ। क्या वो अटलांटिक डेजर्ट को कहा जाता है? अटलांटिक डेजर्ट लोकेटेड इन अंटार्कटिका, क्या इसको कहा जाता है? ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट है भाई, लार्जेस्ट है ये, बट डेजर्ट ऑफ डेथ नहीं कहा जाता इसको। ठीक है, ये वर्ल्ड का कोल्ड लार्जेस्ट है, सॉरी यार, कोल्ड लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट है। बी दस्ते मार्गो डेजर्ट लोकेटेड इन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में स्थित दस्ते मार्गो डेजर्ट, यही आंसर है इसका दोस्तों, बी। भाई ये जिसका भी पेपर है भाई तगड़ा तो प्रिपरेशन थी। तो दस्ते ये अफगानिस्तान, साउदर्न अफगानिस्तान में लोकेटेड है भाई, साउदर्न अफगानिस्तान में। ठीक है, ये अपनी कठोर जलवायु और बंजर भूमि के लिए प्रसिद्ध, वो बड़ी बात। गोबी डेजर्ट कहाँ है? सेंट्रल एशिया। गोबी डेजर्ट लाइज इन मंगोलिया, एंड नॉर्दर्न चाइना, एंड नॉर्दर्न चाइना। ये भी एक कोल्ड डेजर्ट है दोस्तों, कोल्ड डेजर्ट है, डेजर्ट ऑफ डेथ के तौर पे ये भी। अटाकामा डेजर्ट के बारे में बता दो थोड़ा। अटाकामा डेजर्ट जो है चिली में है। ये जो है वर्ल्ड का ड्राइएस्ट हॉट डेजर्ट है भाई। ठीक, ठीक है, 95 पे आ जाइए भाई। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ डजंट फॉल डाउन बिकॉज द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ,
क्यों होता है ऐसे? पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने वाली कृत्रिम उपग्रह नीचे नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी आकर्षण, बताओ भाई, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला कृत्रिम उपग्रह नीचे नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण, इट डजेंट एग्जिस्ट एट द सच डिस्टेंस, नहीं, ये गलत है। ठीक है, एग्जिस्ट करता है भाई, एग्जिस्ट तो करता है बट कारण कुछ और है, बताऊंगा अभी। इज नेचुरलाइज्ड बाय द अट्रैक्शन ऑफ द मून, भाई एक बात बता दूं आपको, अर्थ का जो ग्रेविटी है उसको मून की ग्रेविटी कैंसिल नहीं कर पाती है, तो ये भी गलत है। प्रोवाइड्स द नेसेसरी एक्सेलरेशन फॉर इट्स मोशन, प्रोवाइड्स द नेसेसरी एक्सेलरेशन फॉर इट्स मोशन, ये सही है, बताते हैं कैसे। तो ये एक सेंट्रीपिटल एक्टिविटी हो रही होती है यहाँ पे, सेंट्रीपिटल एक्टिविटी हो रही है, एक्सेलरेट कर देता है, जो कि होता क्या है, अर्थ का जो ग्रेविटी है वो एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्रिएट कर देता है, और जिसकी वजह से अर्थ जो और सैटेलाइट है वो अर्थ के ऑर्बिट के अराउंड चक्कर लगाने लग जाता है। ठीक है, प्रोवाइड द नेसेसरी स्पीड फॉर इट्स स्पीडी मोशन, ये गलत है। जो इसकी स्पीड होती है वो उसके द्वारा बना दी जाती है, किसके द्वारा? लॉन्च व्हीकल के द्वारा, ना कि पृथ्वी के ग्रेविटेशन के कारण। अर्थ ग्रेविटी ओनली चेंजेस इट्स डायरेक्शन पर प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, वो सिर्फ उसकी दिशा को बदल देता है सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। सी आंसर 96 देख लेते हैं दोस्तों। 96 क्या कह रहा है? व्हेन द क्लाइमेट वाज एक्सट्रीम रेनफॉल इज scanty and the people use its nomadic herders, the above statement best describe which of the following regions। जब जलवायु चरम पर होती है, जब जलवायु चरम है, वर्षा कम होती है और लोग खानाबदोश चरवाहे होते हैं, ये कथन किस क्षेत्र का सबसे अच्छा वर्णन करता है, बताओ बताओ दोस्तों। पहला ही ऑप्शन सही है आपका, सेंट्रल एशियन स्टेपी। तो ये सेंट्रल एशियन स्टेपी जो होते हैं वो एक्सट्रीम कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट होता है, लो रेनफॉल होता है, ठीक है, और फैला हुआ जो है ग्रास लैंड होता है, और ये नैमोडिक पेस्टोरलिज्म के लिए बेस्ट है, चरवाहों के लिए। अफ्रीकी सवाना की बात कर लें अगर हम, अफ्रीकी सवाना ठीक है, ये जो है सीजनल रेनफॉल रिसीव करते हैं, सीजनल रेनफॉल होती है यहाँ पे, ठीक है, और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होता है यहाँ पे, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होता है। तो ये एक्सट्रीम कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट यहाँ नहीं पाया जाता है। नॉर्थ अमेरिकन प्रेरीज़ की बात कर लें हम, नॉर्थ अमेरिकन प्रेरीज़ जो हैं आर हाईली मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर है, हाईली मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर है, यहाँ पे नोमैडिक एक्टिविटीज़ उतनी नहीं देखने को मिलती हमको। साइबेरियन टुंड्रा की बात अगर हम कर लें, ये परमाफ्रॉस्ट की लिए जाना जाता है, परमाफ्रॉस्ट समझ रहे हैं दोस्तों, टुंड्रा क्षेत्र स्थायी जमी हुई भूमि के लिए जाना जाता है, अत्यधिक ठंड होती है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने सारे एक्सप्लेन कर दिया आपको, सवाना कर दिया है ना, ठीक है भाई। अब हमारे लास्ट के 3 क्वेश्चन बचे हैं, 97 तक चल देते हैं। 97 जापान की मदद से, क्या है 97, जापान की मदद से पूरी हुई पैठन जायकवाड़ी जल विद्युतीय परियोजना किस नदी पर है? द पैथन जायकवाड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कंप्लीटेड विद द हेल्प ऑफ जापान इज ऑन विच रिवर, बताओ किस रिवर पे है भाई? क्या ये गंगा पे है? नहीं।
क्या ये गोदावरी पे है? बिल्कुल, ये गोदावरी पे महाराष्ट्र में है। ये वन ऑफ द महाराष्ट्र का लार्जेस्ट इरिगेशन और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। नर्मदा की अगर बात कर लें तो यहाँ पे मिलता है हमको सरदार सरोवर मिलता है यहाँ पे। कावेरी, यहाँ पे हमको कृष्णा राजा सागर मिलता है, ना कि जायकवाड़ी। 98 देख लें अब। द यारलुंग जुंगबो रिवर इन इंडिया इज नोन एज, भारत में यारलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? बताओ भाई। क्या इंडस के नाम से जाना जाता है? नहीं भाई, ये गलत है। ये एक हिमालयन रिवर है, इंडस के बारे में बता दें, हिमालयन रिवर है। ठीक है, ये इसका जन्म कहाँ होता है, ओरिजिन कहाँ होता है इसका? ओरिजिन इसका होता है लेक मानसरोवर के पास में है, लेक मानसरोवर। ठीक है, गंगा की बात कर ले तो हम, गंगा का जन्म होता है गंगोत्री के पास से, गंगोत्री ग्लेशियर, कोई कनेक्शन नहीं है। महानदी की बात कर ले, महानदी का जन्म छत्तीसगढ़ से होता है। ब्रह्मपुत्रा देखो भाई, ये तिब्बत में है, तिब्बत से जन्म होता है इसका। ठीक है, इन तिब्बत में जो है ब्रह्मपुत्रा को ही यारलुंग कहा जाता है। तिब्बत में जो है इसको यारलुंग सेंगपो कहा जाता है, यारलुंग तसांगपो कहा जाता है, जांगबो कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करने के बाद इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। तो अगर मैं ब्रह्मपुत्र की कहानी आपको बता दूं तो ये तिब्बत में यारलुंग तस्पो कहा जाता है, तिब्बत में इसको तसेंगपो। यार ये आपने इसका उसमें सुना होगा, ट्रेवल वाले लोग जो हैं। और एपी में, अरुणाचल प्रदेश में इसको सियांग या फिर दिहांग के नाम से जाना जाता है, इसी नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी को। ठीक है, असम में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है इसको। बांग्लादेश में इसको जमुना के तौर पर जाना जाता है, जमुना। ठीक है दोस्तों, 99 का देख लेते हैं आप। मथुरा, डिगबोई और पानीपत की रिफाइनरियाँ द्वारा किसके द्वारा? मथुरा, डिगबोई एंड पानीपत आर सेट अप बाय द रिफाइनरीज, किसके द्वारा? क्या ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के द्वारा बनाई गई हैं? हिंदुस्तान पेट्रोलियम की अगर बात कर लें तो इनकी दो सबसे महत्वपूर्ण है, एक तो मुंबई और एक विशाखापट्टनम, ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम की हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की है, ये बी आंसर है इसका। ठीक है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की अगर बात कर लें तो मथुरा, डिगबोई एंड पानीपत। ठीक है, और क्रूड डिस्टिलाइजेशन यूनिट मद्रास रिफाइनरी लिमिटेड, ये जो है एक चेन्नई बेस पेट्रोलियम यूनिट है। ये किसी तरह की डिस्टिलाइजेशन की तरफ, उसकी तरफ नहीं है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये कौन कौन सी करता है ऑपरेट? ये एक इसकी मुंबई में है, एक कोची में है। ठीक है, ये दो ही मुझे अभी याद आ रही है, बाकी को ये तो नहीं है, मथुरा और वो।
ठीक है दोस्तों, 100 देख लेते हैं अब। 3 important rivers of the Indian subcontinents have their sources near the मानसरोवर लेक इन ग्रेट हिमालयाज। भारतीय उपमहाद्वीप की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत महान हिमालय में मानसरोवर झील के पास है। ये नदियां हैं, कौन कौन सी नदियां हैं बताओ भाई। क्या ब्रह्मपुत्रा, इंदस और सतलुज सही ऑप्शन है भाई पहला ही। ये तीनों ही जो हैं लेक मानसरोवर एंड माउंट कैलाश से निकलती हैं तिब्बत में। ये कहाँ से निकलती हैं? लेक मानसरोवर एंड माउंट कैलाश। ये कहाँ पे है? तिब्बत में, तिब्बत रीजन में। ठीक है दोस्तों, झेलम और इसकी बात करें, झेलम और सतलुज की बात कर लें तो ये कहाँ से निकलती हैं? झेलम जो है वेरियांग स्प्रिंग है जम्मू कश्मीर में, वहाँ से निकलती है। झेलम जो है एक वेरिनाग स्प्रिंग है। इसमें यमुना की बात करें तो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुनोत्री ग्लेशियर से, मानसरोवर से नहीं निकलती है। तो इस तरह से हमारा ये 100 क्वेश्चन ख़त्म हो जाते हैं दोस्तों, है ना। 100 क्वेश्चंस ख़त्म हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है इन क्वेश्चन से आप लोगों को बहुत कुछ जानने समझने को, पेपर का पैटर्न, पेपर के सभी ऑप्शंस, वो टॉपिक्स जो हॉट होते हैं पेपर में, और मैं कोशिश करूँगा जितने भी क्वेश्चन पेपर मेरे को उपलब्ध हो जा रहे हैं, अगर आप लोगों में से किसी के पास क्वेश्चन पेपर है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे या फिर हमको कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल दीजिए, हम आप लोगों से कॉन्टैक्ट कर लेंगे किसी तरह, ठीक है। और आप लोगों से वो क्वेश्चन पेपर लेके आप लोगों को इसी तरह एक्सप्लेन कर देंगे। तो दोस्तों, जो हमारी बातचीत हुई है अभी तक, उस पर आप लोगों का अगर कोई सुझाव, कमेंट, कोई गलती आप पाते हैं इसमें तो आप लोग कमेंट में लिखिए। और नहीं, अगर आप पाते हैं कि ये कंटेंट आप लोगों की मदद कर रहा है दोस्तों, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हमारी प्लेलिस्ट है, जो हमारी ये वीडियोज़ हैं, उनको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो बहुत धन्यवाद दोस्तों आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिलते हैं फिर से किसी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। हैव अ गुड डे गाइस।